बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर आसिफ अवान। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी को डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक आप लोगों को ये इल्म में आ चुका होगा कि जो इम्यूनिटी है एक ह्यूमन बॉडी को 3 तरीकों से प्रोवाइड होती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें जो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये जनरल एंटीजेंस के खिलाफ होती है और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो बहुत स्पेसिफिक एंटीजेंस के खिलाफ एक्टिवेट होती है। नाउ स्टूडेंट्स, जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है जो कि नॉन स्पेसिफिक है या जनरल है, उसके हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। वन इज व्हाट दैट इज द किलिंग सेल्स, जिसमें न्यूट्रोफिल्स आती हैं, मैक्रोफेजेस आती हैं और साथ में नेचुरल किलर सेल्स हैं। जो दूसरे कंपोनेंट है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। नाउ जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो हमारे पास ग्रुप होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स का और व्हाइट ब्लड सेल्स का, और ये दोनों मिलके क्या करती हैं कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये किसी भी एंटीजन को सराउंड करती हैं और उसमें सुराखें कॉज करती हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, जिनको हम परफोरिन्स बोलते हैं। और साथ साथ मेरे स्टूडेंट्स, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं ये ना तो सिर्फ एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती हैं बल्कि उसके साथ साथ जो और व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनको भी कीमोटैक्टिकली अट्रैक्ट करती हैं टू द साइट ऑफ इंफेक्शन। जिस जगह पे प्रॉब्लम मौजूद है वहां पे व्हाइट ब्लड सेल्स को ये अट्रैक्ट भी करती है। नाउ स्टूडेंट्स, जो तीसरा कंपोनेंट है और उसके साथ साथ इजाफी कंपोनेंट जो है उसको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस? दैट इज द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज। नाउ स्टूडेंट्स, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज एक्चुअली वो रिस्पॉन्सेज हैं, वो जवाबी कार्रवाइयां हैं जिसके नतीजे में इन्फ्लेमेशन होती है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन का मतलब है सेटिंग ऑन फायर। सो ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज हैं ये हमारी बॉडी कब प्रोड्यूस करेगी? सो इसका आंसर क्या है? दैट दीज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज अकर्स, ये तब होती हैं जब हमारे टिश्यूज इंजर्ड होंगे बाय द बैक्टीरिया, बाय एनी ट्रॉमा, by toxins, by heat, by injury or by insect bite or through any other cause. Dear students, second line of defense का जो ये component है जिसको inflammatory response बोलते हैं, ये तब होता है जब हमारे जिस्म को कोई तकलीफ पहुंचती है। और वो तकलीफ की वजह क्या हो सकती है? वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटिस्ट हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, और उसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा कॉजिंग एजेंट है इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस के लिए वो हमारे पास कोई भी फिजिकल एक्सीडेंट हो सकता है या कोई भी जहनी तनाव हो सकता है जिसके नतीजे में हमें दर्द होता है, जलन होती है, सूजन वगैरह। ये तमाम की तमाम वो रिस्पॉन्सेस हैं जिनको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को कॉज करने वाले कुछ और एजेंट्स हैं जिनमें टॉक्सिन्स आती हैं जो कि जहर कहलाया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पे टॉक्सिन से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो कि आपको याद दिलाने के लिए जरूरी है। सो जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं। कुछ को हम एक्सोटॉक्सिन्स बोलते हैं, कुछ को हम एंडोटॉक्सिन्स बोलते हैं, कुछ को हम एक्सोजीनस बोलते हैं और कुछ को हम एंडोजीनस बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो ये एक्सोटॉक्सिन्स हैं, एंडोटॉक्सिन्स हैं, एक्सोजीनस टॉक्सिन्स और एंडोजीनस टॉक्सिन्स ये आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, बट यहां पे थोड़ा सा इसको दोबारा से याद दिलाने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले जाते हैं टू दी एक्सोजीनस। यहां पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एक्सोजीनस। एक्सोजीनस टॉक्सिन्स वो टॉक्सिन्स होते हैं जो कि एक इंसान की बॉडी में बाहर से आते हैं, जिनके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजन्स, जहर हो सकते हैं। साथ में जो एंडोजीनस टॉक्सिन्स हैं, एंडोजीनस टॉक्सिन्स एक्चुअली वो टॉक्सिन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर खुद प्रोड्यूस होते हैं बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, या हम कह सकते हैं बाय आवर ओन व्हाइट ब्लड सेल्स। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, कुछ जो टॉक्सिन्स हैं उनको हम एक्सोटॉक्सिन्स बोलते हैं और कुछ को एंडोटॉक्सिन्स कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो एक्सोटॉक्सिन्स हैं ये एक्चुअली वो टॉक्सिन्स हैं जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे आर लिविंग, जब वो जिंदा होते हैं, और उस दौरान जो वो टॉक्सिन्स बनाते हैं, जो जहर बनाते हैं, उसको एक्सोटॉक्सिन कहा जाएगा। और साथ साथ में कुछ है एंडोटॉक्सिन्स कि जब बैक्टीरिया की डेथ होती है, जब बैक्टीरिया अपनी डेथ फेज में होता है तो उस दौरान वो कुछ जहर बनाता है जिसको एंडोटॉक्सिन्स कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू शुड रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन एक्सोजीनस
and exotoxins. You should remember the difference between endogenous and endotoxins. So जो ये टॉक्सिन्स हैं ये भी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं, साथ साथ में हीट है, इंक्रीज्ड टेम्परेचर है, साथ में किसी किस्म का जख्म हो जाना है, या इंसेक्ट बाइट है, कोई भी इंसेक्ट जब हमें डंग मारता है तो उसकी वजह से भी एक रिस्पॉन्स आता है, या इसके अलावा और बहुत सी वजूहात हैं जिसमें फिजिकल एक्सीडेंट्स वगैरह भी हैं. सो नाउ जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या कोई भी जगह जख्मी होती है या कोई भी इंफेक्शन होता है तो उसके नतीजे में जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज आती हैं उसमें होता यह है कि जब भी हमारी कोई जगह कटती है सो वहां से ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के साथ साथ वो जगह जलती है, वहां पे पेन होता है, अगर हड्डी टूट जाती है तो वो सूज जाती है, जिसको पश्तो में ऊपर पड़सीदल बोलते हैं, सो वो फूल जाता है. उसके साथ साथ अगर इंसेक्ट हमें बाइट करता है, फॉर एग्जांपल मॉस्कीटो, तो उसकी वजह से खारिश होती है. सो वी कैन से कि जो आपके पास जलन है, खारिश है, सूजन है, दर्द है, ये तमाम एक्चुअली क्या है, ये आपके पास रिस्पॉन्सेज हैं, और इन रिस्पॉन्सेज को हमको बोलते क्या है, दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज हैं ये दो टाइप्स के हो सकते हैं. आइदर इट कैन बी लोकलाइज्ड और इट कैन बी सिस्टेमिक. लोकलाइज्ड का मतलब कि किसी भी एक खास जगह पे जख्म मौजूद है, इंफेक्शन मौजूद है, कोई एक खास हड्डी टूटी हुई है, सो अगर किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम की वजह से ये रिस्पॉन्सेज आती हैं तो इसको हम लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन बोलेंगे. लेकिन अगर यही इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज थ्रू आउट द बॉडी, फुल बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, तब वो क्या कहलाएगा, सिस्टेमिक कहलाएगा. सो वी कैन से दैट व्हाट आर सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशंस, ये वो इन्फ्लेमेशंस हैं जो कि होती हैं कहां पर, होल बॉडी में, और लोकलाइज जो है ये वो होती हैं जो कि रिस्पॉन्सेज आती हैं इन स्पेसिफिक रीजन्स, खास जगहों पे. नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये इन्फ्लेमेशन की एज ए एग्जांपल यहां पे हम किस चीज को ले रहे हैं, पिन को ले रहे हैं, कि जब भी कोई सुई या कोई पिन चुभती है तो होता क्या है. सो डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई पिन हमारी स्किन को, ये आपके पास स्किन है, इसमें चुभती है तो डेफिनेटली जो पिन है उसके ऊपर बैक्टीरिया तो होंगे, क्योंकि बैक्टीरिया आर एवरीवेयर. सो जो जगह पे पिन चुभ जाती है वहां पर बैक्टीरिया आएंगे, और साथ साथ में अगर मैं ये कहूं कि भाई जो पिन है वो बिल्कुल स्टेरिलाइज्ड है, उसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होगा, हमारी जो वो स्किन है वो फटी तो सही, वहां पे क्या पैदा हुई, इंजरी पैदा हुई. सो बैक्टीरिया की वजह से और इंजरी की वजह से जो यहां पर टिश्यूज हैं, स्किन के जो टिश्यूज हैं, वो कुछ एक खास केमिकल के खास मॉलिक्यूल्स बनाएंगे. वो मॉलिक्यूल्स आपके पास हिस्टामीन हो सकती हैं, वो मॉलिक्यूल्स आपके पास ब्रेडकाइनिन हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स आपके पास सेरोटोनिन हो सकते हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे कि ये एक्चुअली जो टिश्यू में कैपिलरीज गुजर रही हैं, जो ब्लड लाइन गुजर रही हैं, उनकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेंगी. या हम कह सकते हैं कि ये हिस्टामीन, ब्रेडकाइनिन और सेरोटोनिन जो है व्हाइट ब्लड सेल्स को अट्रैक्ट करेगी, जो कि इस टिश्यू के अंदर ये ब्लड लाइन मूव कर रही है. सो चूंकि ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स तो होंगे, और आपको पता है कि न्यूट्रोफिल्स होती हैं, मैक्रोफेजेस होती हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं. सो ये तमाम के तमाम सेल्स कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो करेंगे, और इस इंफेक्शन वाली जगह पे जहां पे इंजरी हुई है वहां पे आना शुरू होंगे, ताकि क्या हो, जो हमारा जख्म है, जो इंफेक्शन है, वो ठीक हो सके. सो ये आपको एज एग्जांपल डायग्रामेटिकली यहां पे शो की गई है. बाकी जो इसकी डिटेल्स हैं स्टेप बाय स्टेप, इन्हीं बातों को थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं. सो इसके लिए हम मूव करते हैं टू द सेकंड पार्ट ऑफ द बोर्ड. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही कोई इंफेक्शन, कोई इंजरी हमारे टिश्यूज या सेल्स को डैमेज करेगी, सो वहां से क्या होंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं उस डैमेज टिश्यू, उस इंफेक्टेड टिश्यू से रिलीज होंगी. वो हिस्टामीन हो सकती है, ब्रेडकाइनिन हो सकती है,
सेरोटोनिन हो सकती है, और वो व्हाइट ब्लड सेल्स को अट्रैक्ट करेगी। साथ में जो ब्लड की वेसल्स हैं उनकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा। परमिएबिलिटी का मतलब कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनको अलाउ करेगा कि वो इंफेक्शन वाली जगह पे, जख्मी जगह पे पहुंच सके और वहां पे हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्फ्लेमेशन, जिसमें दर्द आती है, जलन आती है, सूजन आती है, खारिश होती है, ये तमाम रिस्पॉन्सेज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सिम्टम्स है इनको थोड़ा सा हम इनकी वजूहात को देखते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन है उसकी सिम्टम्स में क्या होती है। नंबर 1, जिस जगह पे इंफेक्शन हुई है या जख्मी हुआ है वो जगह सुर्ख हो जाती है, साथ में वो जगह गर्म भी हो जाती है। जैसे खुदा ना खास्ता आप लोगों को कहीं कट लगा हो, सो कट लगने के बाद वो जो जगह होती है वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। उसके साथ साथ स्वेलिंग, वो जगह फूल भी सकती है, और ज्यादातर जब हड्डियां टूटती हैं तो उसकी वजह से स्वेलिंग आती है। साथ साथ में पेन है और इचिंग है। सो ये क्यों होता है? क्योंकि जो टिश्यूज हैं वो कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करेंगी, और उन केमिकल्स की वजह से क्या होगा? उन केमिकल्स की वजह से जब उस पॉइंट पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से वो जगह क्या होगी? रेड होगी। उसके साथ साथ जैसे ही ब्लड फ्लो इंक्रीज होगी सो वो जगह क्या होगी? वो गर्म होना शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगी, साथ में कुछ जो प्रोटीन्स हैं वो भी इंफेक्शन वाली जगह पे पहुंचना शुरू करेंगे, और इन प्रोटीन्स की वजह से स्वेलिंग होगी, वो जगह सूजेगी, साथ साथ में पेन भी होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमारे टिश्यूज या सेल्स डैमेज होते हैं तो होता यह है कि हर एक टिश्यू के साथ न्यूरॉन्स अटैच्ड हैं, और कुछ हमारे पास ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो कि पेन को डिटेक्ट करते हैं। सो उन न्यूरॉन्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं, उन रिसेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज नोसिसेप्टर्स, और नोसाइसेप्टर भी आप बोल सकते हैं। ये नोसाइसेप्टर एक्चुअली क्या है? दे आर पेन रिसेप्टर्स, जो कि पेन को डिटेक्ट करते हैं। तो अगर ये न्यूरॉन्स नहीं होंगे सो उस जगह पे हमें कोई दर्द फील नहीं होगा। ना अब आप सोच रहे होंगे कि दर्द अगर ना हो तो ये अच्छी बात है, बट ये बहुत बुरी बात है। क्यों? अगर दर्द नहीं होगा तो हमारे जिस्म में जो प्रॉब्लम है उसका हमें पता नहीं चलेगा, हम उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। सो दर्द एक अच्छी चीज है जिससे तकलीफ का पता चलता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो पेन है वो किस चीज की वजह से होगा? बिकॉज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स, और उन न्यूरॉन्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मैकेनिकल रिसेप्टर्स होते हैं, जिन पे प्रेशर अगर पड़ता है, फॉर एग्जांपल आपसे कोई हाथ मिलाता है और हाथ मिलाने के दौरान वो बंदा बहुत ज्यादा जोर देता है, सो फोर्स लगी आपके हाथ पे, और आपके टिश्यूज के साथ कौन अटैच्ड है? नोसाइसेप्टर्स मौजूद हैं। ये जो सेप्टर्स हैं ये उस पेन को डिटेक्ट करेंगे, ब्रेन की तरफ ले जाएंगे, और फिर आप रिस्पॉन्स दोगे कि भाई ज्यादा जोर ना दो हाथ को, मेरा हाथ दुख रहा है या उसमें पेन हो रहा है। सो इस तरीके से वो बंदा आपका हाथ छोड़ देगा। सो दर्द बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसको डिटेक्ट कौन करता है? नोसाइसेप्टर। साथ साथ में एज ए एमसीक्यू याद ये रखिएगा कि हमारे जिस्म में, हमारी हड्डियों में, हमारे गोश्त में, हमारे ऑर्गन्स में, हम इवन हमारी आईज में, हर जगह नोसाइसेप्टर्स मौजूद हैं। पेन को, दर्द को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स मौजूद हैं, सिवाय किसके? एक्सेप्ट जिस्म में हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है जिसको दर्द फील नहीं होता। अगर उस ऑर्गन को आप मारेंगे, उसे जख्मी करेंगे, वहां पे इंफेक्शन करेंगे, वो कोई भी पेन जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर पेन रिसेप्टर्स नहीं है। और वो कौन सा ऑर्गन है? दैट इज व्हाट? दैट इज द ब्रेन। जो ब्रेन है, दिमाग जो है, इसमें कोई भी दर्द के रिसेप्टर्स नहीं होते। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे, मूवीज में, ड्रामों में आपने देखा होगा कि किसी एक बंदे को अगर ब्रेन ट्यूमर होता है तो उसके सर में शदीद दर्द होता है। इसी तरह अगर आप बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, अपनी नींद को कंटिन्यू नहीं रखते, नींद अच्छे तरीके से नहीं करते, तब तो आपके सर में दर्द होता है। सो यहां पे आप इख्तिलाफ करेंगे मेरी बात से, लेकिन इसका जवाब यह है कि जो हमारा ब्रेन है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है। जो दिमाग है, उस दिमाग के ऊपर एक मेम्ब्रेन मौजूद है, और उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? मेनिंजस बोलते हैं। साथ साथ में इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक दूसरी लेयर मौजूद है,
और वो लेयर क्या है, वो किसकी है, हड्डियों की है, जिसको स्कल बोलते हैं। साथ साथ में जो स्कल है उसके ऊपर एक दूसरी लेयर भी मौजूद है, और वो क्या है, वो हमारी स्किन है, और स्किन के ऊपर बाल मौजूद है। सो जब हमें सर दर्द होता है तो एक्चुअली ब्रेन के सराउंडिंग में जो मेनिंजस है वहां पे पेन होता है, स्कल है वहां पे पेन होता है, स्किन है वहां पे पेन होता है। जो दिमाग है, दिमाग जो ऑर्गन है, जो ब्रेन है, वो पेन को डिटेक्ट नहीं करता। सो इसका मतलब जो ब्रेन है उसमें इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कौन सा, पेन वाला नहीं होता। साथ में डियर जो इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसमें आपके पास इचिंग भी होती है, खारिश भी होती है। और खारिश कब ज्यादा होती है, जब कोई फंजाई अटैक करता है या कोई मॉस्किटो आपको को बाइट करता है। सो ये खारिश किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। कैसे कि जब एक मॉस्किटो काटता है सो वो स्किन के अंदर अपनी सलाइवा, अपनी थूक छोड़ जाता है। जैसे ही वो थूक छोड़ जाता है सो वो जो थूक है वो टिश्यू को डैमेज करती है। टिश्यूज जो है वो केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं, उन केमिकल्स के पीछे कौन आते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, और वहां पे जाके वो उस सलाइवा को खत्म करने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होती है, खारिश होती है। सो अगर खारिश ना होती तो हमें पता ना चलता कि मच्छर काट रहे हैं, और जब हमें पता नहीं चलेगा कि मच्छर काट रहे हैं सो हम उसका इलाज, उसको ट्रीट नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से मलेरिया फैलता जाएगा, डेंगू वायरस फैलता जाएगा। सो जो खारिश है वो भी बहुत जरूरी है ताकि आपको बता सके कि मॉस्किटोज जो है वो आपके एनवायरनमेंट में मौजूद है, और उसको खत्म करने के लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करोगे। सो इस तमाम डिटेल से हमें पता ये चला कि जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस का हामिल है, या हम कह सकते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं। सो उसकी डिटेल पे आते हैं कि एक्चुअली जो ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स की वजह से आता है, डिफरेंट केमिकल्स की वजह से आता है, जिसमें दर्द, जलन, सूजन, खारिश, ये तमाम के तमाम सिम्टम्स होती हैं। सो इससे होता ये है कि ये एक्चुअली क्या करता है, इट एलिमिनेट, खत्म करता है किसी भी सेल या टिश्यू को जो तकलीफ हो रही है उसको खत्म करने के लिए ये इनिशियल, ये सबसे पहला स्टेप होता है। अगर ये स्टेप नहीं होगा हमें उस डिजीज का, उस प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा। उसके साथ साथ जो ये इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है इसके नतीजे में होता क्या है कि जो नेक्रोटिक सेल्स हैं, नेक्रोटिक सेल्स से यहां पे मुराद क्या है, डेड सेल्स, कि जो डेड सेल्स हैं या अगर टिश्यू डैमेज होता है तो उसका हमें पता चलता है। और इस इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं, मैक्रोफेजेस आती हैं जो कि उस जगह को क्लियर करने की कोशिश करती हैं। साथ में जो इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है ये स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है हीलिंग प्रोसेस को। हीलिंग प्रोसेस का मतलब कि जो जख्म है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। जैसे आप लोगों ने नोट किया होगा कि अगर हमारी स्किन पे लेट्स सपोज कोई कट लगता है, खुदा न खास्ता कोई कट लगता है, तो उसकी वजह से स्किन फट जाती है, खून बहुत तेजी से निकलता है क्योंकि ब्लड फ्लो ज्यादा हो गई है। सो जैसे ही खून निकलता है आपको जलन होती है, आपको दर्द होता है, और आप डायरेक्टली उस पर हाथ रखते हो, उस पर कोई कपड़ा रखते हो ताकि ब्लड फ्लो क्या हो जाए, वो रुक जाए। तो अगर ये दर्द ना होता, ये जलन ना होती, हमारा हाथ कट जाता और हमें पता ही ना चलता। स्टूडेंट्स, जैसे ही हम उसको किसी चीज से कवर करते हैं सो कुछ देर बाद आप देखते हैं कि जो खून है वो रुक जाता है, और कुछ दिनों बाद उस जो जगह जख्मी हुई है वहां पे काला छिलका बना होता है। वो काला छिलका एक्चुअली क्या है, वो क्लॉटेड ब्लड है, जमा हुआ खून है। सो वो जमा हुआ खून उस जख्मी जगह को ऊपर से कवर करता है ताकि कोई बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटिस्ट, फंजाई आकर उस जगह पे ग्रो ना कर सके, और ठीक होने का प्रोसेस, जो हीलिंग प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाता है। साथ में ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है ये हमें हेल्प करता है, हमारी मदद करता है ताकि इंफेक्शन को हम फैला ना सके। इसकी एग्जांपल मैं आपको कोविड-19 से देना चाहूंगा। जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस में एक्चुअली आप लोगों को पता है होता क्या है कि उसमें ब्रेथलेसनेस होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और इवेंचुअली डेथ होती है। से जब सांस लेने में तकलीफ होती है, चेस्ट में पेन होता है, सीने में बहुत शदीद दर्द होता है, सो वो बंदा अपनी जो उसकी सिम्टम्स है उसको एक्सप्रेस करता है। सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, रिसर्च पेपर से आपको पता ये चलता है कि कोरोना वायरस या कोविड-19 की वजह से ये सिम्टम्स हैं। आप डर जाते हो,
ये डरते आप क्यों हो? क्योंकि आपको तकलीफ होगी। सो उस तकलीफ से खुद को बचाने के लिए आप उस इंफेक्शन को क्या करते हो? उसके फैलाव को रोकते हैं। उसके फैलाव को क्या करते हैं? खुद भी रोकते हैं और आपके व्हाइट ब्लड सेल्स भी उसको रोकने की कोशिश करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस, जो कि हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर ये कंपोनेंट ना होता सो हम बहुत ही ज्यादा ससेप्टेबल होते, वल्नरेबल होते डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस और इन्फेक्शंस के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ मूव करते हैं टू द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि क्या है? फीवर है, बुखार है, जिसको पायरेक्सिया भी कहा जाता है। सो इसकी डिटेल्स के लिए हम जाते हैं टू द थर्ड पार्ट ऑफ द बोर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फीवर, जिसका उर्दू में तर्जुमा बुखार के तौर पे किया जाता है, और फीवर को हम साइंटिफिकली पायरेक्सिया भी बोल सकते हैं, और साथ साथ में इसको टेम्परेचर रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। कि जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसका एक रिस्पॉन्स हमारे पास बुखार की सूरत में भी आता है, जिसको पायरेक्सिया कहा जाता है। ना बुखार को आप डिफाइन कैसे करेंगे? सो इसकी सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है दैट फीवर और पायरेक्सिया और टेम्परेचर रिस्पॉन्स इज व्हाट इज एक्चुअली द रेज्ड बॉडी टेम्परेचर देन नॉर्मल। जब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है, जैसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारे पास है 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इससे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो इस हालत को हम क्या बोलते हैं? इस हालत को हम फीवर बोलते हैं, पायरेक्सिया बोलते हैं, इंक्रीज्ड टेम्परेचर रिस्पॉन्स बोलते हैं, या उर्दू में हम इसको बुखार भी बोल सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के जहन में आ जाना चाहिए कि बुखार में टेम्परेचर हाई तो हो जाता है, लेकिन बुखार हमें हमेशा नहीं होता। महीने बाद आ सकता है, हफ्ते बाद आ सकता है, साल बाद आ सकता है, और इवन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बुखार होता ही नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे रखा जाता है? चाहे बाहर सर्दी हो या गर्मी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। सो क्यों रहता है? इसका जवाब यह है कि जो हमारा ब्रेन है, और आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन के 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। नाउ जो फोर ब्रेन है उसमें एक कंपोनेंट है, एक सेंटर है, जिसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है। फोर ब्रेन का एक हिस्सा है जिसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है, और ये हाइपोथैलेमस जो है इसको हम थर्मोस्टेट बोलते हैं। ना थर्मोस्टेट क्या है? आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो आपके घरों में एसी लगे हुए हैं उनमें थर्मोस्टेट होता है। सो अगर आप एसी को सेट कर देते हैं 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कि भाई जो एसी है वो रूम के टेम्परेचर को 16 पे लाएगा। नाउ जैसे ही रूम का टेम्परेचर 16 पे आ जाता है, सो जो एसी है वो ट्रिप हो जाता है, मतलब वो बंद हो जाता है। और जब टेम्परेचर आपके पास 16 से हाई हो जाता है, रूम जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। सो जो एसी है, डीसी इन्वर्टर भी हो सकता है, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब कि एसी में, डीसी इन्वर्टर्स में एक मशीन लगी होती है जो कि कॉन्टिन्यूअसली टेम्परेचर को चेक कर रही होती है। अगर टेम्परेचर ऊपर हो जाए तो एसी ऑन हो जाता है, और अगर टेम्परेचर बहुत नीचे हो जाए तो एसी खुद ब खुद ऑफ हो जाता है। तो इसका मतलब थर्मोस्टेट जो एसी में लगा है वो आपके रूम टेम्परेचर को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखने की कोशिश करता है। इसी तरह हमारे पास हाइपोथैलेमस है, जिसको हम अपनी बॉडी का थर्मोस्टेट बोलते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे मैं ये कहूं कि अगर जून जुलाई का महीना है और दिन के 2 बजे आप बाहर निकलते हैं, कड़कती धूप है, टेम्परेचर मैं ये कहूं कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, सो आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। लेकिन अगर आप बॉडी टेम्परेचर चेक करोगे सो वो 37 ही होगा। तो इसका मतलब ब्रेन कैसे 37 को मेंटेन रखता है कि जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो हमारे जिस्म को जरूरत पड़ती है हीट को लॉस करने की। सो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि हाइपोथैलेमस स्वेट ग्लैंड्स को, पसीने वाले ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से पसीना निकलता है और पसीना हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। उसके साथ साथ जो हाइपोथैलेमस है, हीट लॉस करने के लिए जो हमारी स्किन के करीब रगें होती हैं
उनको डायलेट कर देता है, उनको फैला देता है ताकि ब्लड फ्लो ज्यादा हो। जब ब्लड फ्लो ज्यादा होगी तो उसकी वजह से हीट लॉस भी ज्यादा होगी, क्योंकि हम मेजॉरिटी हीट लॉस थ्रू रेडिएशन करते हैं, रेडिएशन के जरिए की जाती है। उसके साथ साथ हीट लॉस को कंटिन्यू रखने के लिए जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी हाइपोथैलेमस लो करेगा। इसके बरक्स बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम देखें तो सर्दियां हैं और सर्दियों में हमें हीट लॉस की जरूरत नहीं पड़ती। जो हमारी बॉडी के अंदर हीट है उसको कंजर्व किया जाता है। तो कैसे कंजर्व किया जाता है कि जो हाइपोथैलेमस है वो हमें यह बताता है कि हम कोई चादर ओढ़ लें, कोई जैकेट ले लें, कंबल ले लें, जिसकी वजह से हमारे जिस्म से जो हीट लॉस हो रही है वो कंजर्व हो सके। साथ साथ में जो रगें हैं वो फैलने की बजाय सिकुड़ जाती हैं स्किन के करीब, ताकि खून ज्यादा फ्लो ना हो स्किन के करीब, हीट लॉस थ्रू रेडिएशन ना हो। उसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म भी सर्दियों में ज्यादा होती है, भूख हमें ज्यादा लगती है ताकि हीट प्रोडक्शन भी ज्यादा हो। तो इसका मतलब जो थर्मोस्टेट है वो कॉन्टिन्यूसली हमारे बॉडी टेम्परेचर को चेक कर रहा होता है। अगर वो ज्यादा हो जाता है तो वो ऐसे रिस्पॉन्सेस क्रिएट करता है जिसके नतीजे में टेम्परेचर वापस 37 पे आ जाता है। अगर हमारे जिस्म से हीट लॉस हो रही है तो वो ऐसे रिस्पॉन्सेस करता है कि उस हीट को दोबारा से क्या किया जा सके, गेन किया जा सके। कब? सर्दियों में। सो हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट कौन है? हाइपोथैलेमस है। नाउ स्टूडेंट्स, बुखार पे हम बात कर रहे थे। अब जो हाइपोथैलेमस है जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन रख रहा है, उस सेंटर में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से वो अपने सेट पॉइंट जो कि 37 है उसको इंक्रीज करके 39 पे ले जाता है, 38 पे ले जाता है, 40 पे ले जाता है, 41 पे ले जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर 41, 38, 39 तक पहुंच जाता है, जिसको हम बुखार बोलते हैं। तो ये बुखार किसकी वजह से होता है? हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट जो है, जो उसने पॉइंट फिक्स किया होता है, वो उसको चेंज कर देता है। So dear students, pyrexia is actually caused by what? By abnormalities in the brain. By what? By abnormalities in the brain. ब्रेन के अंदर abnormalities आती हैं जिसपे बहुत डिटेल में हमने बात कर भी ली। और साथ साथ में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनको पायरोजेंस बोलते हैं। नाउ पायरोजेंस वो सब्सटेंसेस हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दो मेन वजूहात आती हैं, एबनॉर्मेलिटीज इन द ब्रेन और दूसरा आपके पास क्या है? पायरोजेंस है। नाउ जो ब्रेन है, ब्रेन में हमारे पास हाइपोथैलेमस है और यह हाइपोथैलेमस किस चीज के तौर पे काम करता है? एज अ थर्मोस्टेट, जिसमें हमने डिटेल में बात की। साथ में जो पायरोजेंस हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, कैसे? इसकी तरफ आएंगे। नाउ ये स्टूडेंट्स, ये जो पायरोजेंस हैं ये दो किस्म के हो सकते हैं, एंडोजीनस भी हो सकते हैं, एक्सोजीनस भी हो सकते हैं। और लेक्चर के स्टार्ट में हमने बात की कि एक्सोजीनस वो टॉक्सिन्स होते हैं जो कि हमारे जिस्म में बाहर से आते हैं और एंडोजीनस वो होते हैं जिनको हमारी बॉडी खुद बनाती है या हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया बनाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो ये एंडोजीनस हैं, दे आर व्हाट? दे आर सेल्फ प्रोड्यूस्ड, खुद बनते हैं, एंड दे आर सेल्फ प्रोड्यूस्ड फायर मेकर्स। ये वो सब्सटेंसेस है जो कि हमारे जिस्म में आग भड़काती हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर को एलिवेट करती हैं, उसको ज्यादा करती हैं। उसके साथ साथ जो एक्सोजीनस है, एक्सोजीनस आपके पास क्या है? वो टॉक्सिन्स जो कि बाहर से आ रहे हैं। अब बाहर से जो बैक्टीरिया आ रहा है, ज्यादातर जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक एंडोटॉक्सिन बनाता है। ये क्या बनाता है? एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन तब बनता है जब बैक्टीरिया डेथ फेज में होते हैं। और साथ साथ में लिपोपोलीसैकेराइड्स, जिसको एब्रीविएट किया जा रहा है विद LPS, लिपोपोलीसैकेराइड्स। नाउ ये लिपोपोलीसैकेराइड्स, ये जो एंडोटॉक्सिन्स हैं, साथ में एंडोजीनस सब्सटेंसेस जो है, ये किस चीज के तौर पे काम करती हैं? दे वर्क एज व्हाट? दे वर्क एज द पायरोजेंस। सो जब ये पायरोजेंस हमारी ब्लड में आ जाती हैं, ये पायरोजेंस जो है ये डायरेक्टली अटैच हो जाती हैं विद द हाइपोथैलेमस। विद व्हाट? विद द हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस अपने सेट पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो बुखार है वो खतरनाक तो होता है, क्योंकि अगर बुखार जो है वो लेट्स सपोज मैं ये कहूं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, 41 तक पहुंच जाता है, तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन के सेल्स डैमेज हो सकते हैं,
हमारे टिश्यूज जो है वो डैमेज हो सकती हैं और इवन डेथ भी हो सकती है। सो ये बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इसके कुछ फवाइद भी हैं। सो फवाइद कैसे हैं कि जो एंडोजीनस पायरोजेंस हैं, व्हाट दे डू, कि जब ये हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से हमारे जिस्म में आयरन की कमी आ जाती है, हमारे जिस्म में आयरन की कमी आ जाती है। या इसी बात को हम ये बोलते हैं कि हमारे जिस्म में जो बैक्टीरिया है उनकी जो वॉल्स में आयरन है वो गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए आयरन चाहिए। जब हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होगी, सो जो खतरनाक बैक्टीरिया हमारी बॉडी में मौजूद है दे विल स्टार्ट गेटिंग डेड, वो मरना शुरू हो जाएंगे और हमें एक खतरनाक बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा होता है, बुखार जब होता है, तो उसके नुकसान तो मैंने बता दिए कि ब्रेन डैमेज हो सकता है, टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, डेथ हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर का मतलब मोर एंटीबॉडीज, ज्यादा एंटीबॉडीज बनती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो एंटीबॉडीज हैं ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि एंटीजेंस को किल करती हैं। सो ज्यादा एंटीबॉडीज बनने का मतलब ज्यादा बैक्टीरिया, ज्यादा एंटीजेंस डिस्ट्रॉय होना शुरू होंगे। साथ साथ में बुखार जो इसका दूसरा फायदा यह है कि बुखार की वजह से जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, इनकी तादाद बढ़ जाती है ताकि एंटीजेंस को या इंफेक्शन को खत्म किया जा सके। साथ साथ में फीवर की वजह से मोर इंटरफेरॉन्स, मोर इंटरल्यूकिन्स, या हम कह सकते हैं मोर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन्स। आप लोगों को पता है कि इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिन्स क्या है? ये एक्चुअली वो प्रोटीन्स हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का हिस्सा है। नाउ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट जुज है। सो जब इनकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो इसका मतलब जो एंटीजेंस हैं उनकी डेथ रेट भी ज्यादा होगी, वो बहुत तेजी से खत्म होते जाएंगे और हमारी जिस्म के अंदर जो छुपे हुए इंफेक्शंस हैं वो खत्म होंगे। साथ साथ में इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर की वजह से हमारे जिस्म के अंदर एक गैर सेहतमंदाना माहौल बनता है, जिसकी वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई, प्रोटिस्ट वो किल हो जाते हैं और हमें एक बड़ी बीमारी से निजात मिल जाती है। सो बुखार का नुकसान तो है लेकिन इसके फवाइद भी हैं। बट ये स्टूडेंट्स, अगर बुखार ठीक नहीं हो रहा सो डेफिनेटली फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो मेन कॉजिंग एजेंट को मालूम करता है, जिसकी वजह निमोनिया हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, एड्स हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है। सो इसकी ट्रीटमेंट फिर की जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है वर्बली तो मैंने बोल दिया है, बट रिटन फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो इसका मैकेनिज्म क्या है, ये काम कैसे करता है, कैसे बुखार या टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सो शुरू करेंगे यहां से कि जब भी हमारी बॉडी में इंफेक्शन होगा या इन्फ्लेमेशन होगा, और अब आप लोगों को पता चल चुका है कि इन्फ्लेमेशन क्या है, दर्द है, जलन है, सूजन है। सो जब भी ये होगा तो इसकी वजह से जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनकी प्रोडक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ल्यूकोसाइट्स क्या है? दे आर एक्चुअली व्हाट? व्हाइट ब्लड सेल्स। नाउ जो ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, व्हाट दे विल डू, ये व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोडक्शन करेंगे एंडोजीनस पायरोजेंस की। और मैंने कहा कि एंडोजीनस पायरोजेंस वो हैं जो कि सेल्फ में प्रोड्यूस्ड हैं, जो कि खुद हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं ताकि वो केमिकल्स क्या करें, हाइपोथैलेमस को मैसेज दें कि बॉडी टेम्परेचर को वो इंक्रीज करें। सो एंडोजीनस पायरोजेंस आपके पास बनती है। नाउ इन एंडोजीनस पायरोजेंस की वजह से क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगी। क्या बनेंगी? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। एंड व्हाट आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स? दीज आर एक्चुअली व्हाट? दीज आर एक्टिव लिपिड्स। ये एक्चुअली हमारे पास एक्टिव लिपिड्स होती हैं और ये एक्टिव लिपिड्स आपके पास एज अ पायरोजेन काम करती है, जिसकी वजह से जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ने जो सेट पॉइंट बनाया था उसको ये क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। जैसे ही सेट पॉइंट इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपोथैलेमस ये समझेगा कि बंदे को सर्दी लग रही है तो इसकी वजह से
कोल्ड रिस्पॉन्स शुरू होगा और हीट प्रोडक्शन ज्यादा होगी। जैसे ही हीट प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो हमारे जो हाइपोथैलेमस है वो टेम्परेचर को 37 की बजाय 38 पे सेट करेगा, 39 पे सेट करेगा और बुखार बढ़ता जाएगा, जिसके फवायद तो ये है। बट अगर बुखार कॉन्टिन्यूसली रहता है तो उसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। सो स्टूडेंट्स, यहीं पे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का द एंड होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे टू द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। और याद रखना है कि जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो बहुत स्पेसिफिक होता है और लेक्चर्स के स्टार्ट में, इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने बात की थी कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्चुअली हमारे पास कमांडो एक्शन होता है। सो हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे कमांडो एक्शंस को करते हैं, सो इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक इस लेक्चर को आप अच्छे से समझिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।